नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। हाँ, तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट करके शेयर करें, क्या मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से आ रही है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, क्या मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से आ रही है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है। हाँ, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, ओके, ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं, खोल दे पंख कहता है परिंदा, खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ओके। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से शेयर करें इस क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्तों को, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों को देख लिया था। आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूर दृश्य दोष का निवारण कैसे होता है, अवतल लेंस द्वारा, लोकल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, कि आपका डी नंबर दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप से लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका 33, सॉरी दोस्तों 31, 33 नहीं दोस्तों 31। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तल यानी कि जो आपका दूर दृष्टि दोष है वह आंख के लिए उत्तल लेंस, कौन सा दोस्तों, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखेंगे आप सब लोग, परमाणु के संदर्भ पर विचार करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के 3 मूल कण हैं। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग शेयर करें। उसके बाद आपका है दोस्तों दूसरा नंबर, क्या है विकल्प, यानी कि आपका कथन दिया गया है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। और तीसरा नंबर है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या समान होती है अतः परमाणु उदासीन होता है। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए दोस्तों। बताएं क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपका विकल्प क्या दिया गया है, कथन, केवल कथन 1 व 2 सही है। बी नंबर दिया है कथन 1, 2 व 3 सही हैं। बी नंबर सी नंबर केवल फर्स्ट व थर्ड सही है। और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हाँ बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो परमाणु है ये 3 आधारभूत कणों, जैसे आप सभी को पता है कि प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका परमाणु है दोस्तों उसके मूलभूत कण आप जानते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक परमाणु में ऋणावेशित जो कणों की संख्या उतनी होती है जितने के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक परमाणु में ऋणावेशित जो कणों की संख्या दोस्तों वह उतनी होती है जितने की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने आवेशित धनावेशित कणों की यानी कि प्रोटॉनों की संख्या होती है वो दोस्तों नाभिक में उपस्थित, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
ठीक है। जितने धनावेशित कणों या प्रोटॉनों की क्या होती है, या जितने धनावेशित कण होते हैं उतना प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है। और जो दोस्तों नाभिक होता है, आप सभी को मैंने बताया है कि नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो क्या क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा, वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें देखें आपका जो कूट है दोस्तों वह आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। इसी कारण आपका विकल्प बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग जल्दी से थंबनेल करें। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, सच में बताएं। ठीक है, बस आप सभी लोग अपनी अपनी संख्या को अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो धमाकेदार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। सत्य कथन है सभी खनिज अयस्क हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हैं। बी नंबर सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। सी नंबर खनिज व अयस्क परस्पर संबंधित हैं। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए, आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सभी अयस्क हैं वो खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा दोस्तों, वह आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। अब आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि खनिज किसे कहते हैं। नहीं, खनिज नहीं बताना, अयस्क आपको बताना है कि अयस्क किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। हाँ सभी लोग बताएं। ज्ञानचंद, रितेश, प्रियंका, अंजनीश, रितेश, अमन, अंजनीश, अजय, हाँ सभी लोग बताएं। हरिशंकर, अंकुल, हाँ सभी लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। ब्रिजेश, ठीक है, रंजीत, हाँ सभी लोग बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ प्रियंका, सभी लोग बताएं। दीपा, सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ओके, हाँ और भी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अयस्क क्या होता है। तो दोस्तों शैल जिनसे खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। जिनका क्या किया जाता है दोस्तों, जिनका क्या किया जाता है, हाँ जिन्हें दोस्तों हम क्या करते हैं, जिन्हें खनिजों को क्या करना, खनन किया जाता है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और दोस्तों शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सभी अयस्क है ये खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका दोस्तों बी नंबर मैंने बता दिया, आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती है। कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती है, बताएं जल्दी से। सोना, प्लेटिनम, तांबा, अभ्रक, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ बताएं आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास करें। कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम, तांबा, अभ्रक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी, हाँ ध्यान से सुनिएगा,
दोस्तों जो आपका प्लेटिनम है, जो प्लेटिनम है दोस्तों, यह प्लेटिनम खनिज पर भारत में यानी कि पूर्ण अभाव है इसका। ठीक है दोस्तों, प्लेटिनम खनिज का भारत में पूर्ण अभाव है। और दोस्तों अयस्क से शुद्ध जो धातु प्राप्त होती है उसे धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका प्लेटिनम होगा। क्या दोस्तों? प्लेटिनम। अब आप सभी लोग जल्दी से सोना, प्लेटिनम, तांबा, इनका दोस्तों क्या इनका सिंबल और इनके परमाणु क्रमांक जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए। देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, परीक्षा को नस्ते नाबूद हमें करना है। ठीक है, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैंने आपको बता दिया दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? बी नंबर, प्लेटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, कि फ्लेन प्लावन विधि द्वारा, कि उपर्युक्त सभी? बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, जब तक दोस्तों पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस आप सभी लोग क्लास में ऐसे ही प्रतिदिन बने दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ सभी का कमेंट आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो किस विधि द्वारा किया जाता है? हाँ किस विधि द्वारा दोस्तों? हाँ किस विधि द्वारा? हाँ किस विधि द्वारा दोस्तों किया जाता है? हाँ किस विधि द्वारा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? हाँ क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका सी नंबर विकल्प, फेन प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, फेन प्लावन विधि द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। धातु कर्म के संदर्भ में निष्पादन व भर्जन है। बताएं जल्दी से। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमेंट करके छाप दीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36। जब तक दोस्तों पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाँ अब से आप लोगों की हाँ एक दिन में 2 क्लासेस दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, बस आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ वो भी क्लास का टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा। अगर आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं दोस्तों तो आपको टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए धातु कर्म के संदर्भ में निष्स्थापन व भर्जन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो निष्स्थापन, हाँ देखिए निष्स्थापन किसे कहते हैं पहले आप सभी लोग बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, निष्स्थापन की क्रिया क्या होती है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की जो क्रिया होती है दोस्तों उसे ही निष्स्थापन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? निष्स्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्स्थापन कहते हैं। और दोस्तों भर्जन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अयस्क को दोस्तों क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ए नंबर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जितने लोगों ने ए नंबर विकल्प दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, हाँ चलिए ठीक है। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, अपनी संख्या और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके दोस्तों, चलिए अगला सुपर फास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। दोस्तों ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने जिससे कि आप सभी लोग आगामी परीक्षा में पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा
परीक्षाओं, ठीक है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भट्टियों के संदर्भ पर विचार करें। भट्टियों का प्रयोग ऊंचे ताप के लिए किया जाता है। आर्क भट्टी में 3000 से 3500 तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कूट में क्या दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल सेकंड सही है, 1 व दोनों सही है, और चौथा दिया है उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, हाँ कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 37, सुपर फास्ट आंसर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। सोने वाले को सोने दीजिए, हम लोग तो पेपर को धुआं धुआं करेंगे। सोने वाले को सोने दीजिए, हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पेपर को धुआं धुआं करेंगे। बस दोस्तों, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करिए आप सब लोग जल्दी से, हाँ जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विद्युत भट्टियां होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो विद्युत भट्टियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेरण भट्टी, प्रतिरोधक भट्टी, आर्क भट्टी। ठीक है दोस्तों, जिसमें आर्क भट्टी दोस्तों, हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ कि जो आर्क भट्टी है दोस्तों, इसका प्रयोग अधिक होता है। और दोस्तों भट्टियों का प्रयोग प्रायः ऊंचे ताप के लिए किया जाता है। कितने ताप के लिए दोस्तों, तो काफ़ी उच्च ताप होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं, जो आर्क भट्टी होती है उसमें 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक का क्या होता है दोस्तों, ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर। इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, यह दोनों सही है। इसी कारण आपका जो विकल्प है वह सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पिग आयरन या कच्चा लोहा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। पिग आयरन या कच्चा लोहा के संदर्भ में सत्य कथन है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसका गलनांक तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। इसमें लोहे की मात्रा 93%, कार्बन 4 से 5%, शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। सुपर फास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, सुपर फास्ट कमेंट करें आप सभी लोग, बताएं जल्दी से आप सभी लोग। केवल कथन 1 व सेकंड सही है, केवल कथन फर्स्ट व थर्ड सही है, तीनों कथन सही है, केवल फर्स्ट सही है। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, अंजनीश, रितेश, ज्ञानचंद्र, प्रियंका, दीपा, ब्रिजेश, अंजनीश। ठीक है, बिल्कुल सही। अनकेश, अजय, ठीक है, ओके, रंजीत, हरिशंकर, ठीक है, अंकुल। बस ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें। कुछ लोग तो क्लास में बने भी नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए क्लास में आप सभी लोग प्रतिदिन बनेंगे तो काफ़ी आपको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। केवल कथन फर्स्ट व थर्ड सही है। ठीक है, वात्या भट्टी के प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और लोहे की मात्रा 93%, कार्बन 4 से 5%, से सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
आघातवर्धनीयता धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। इस संदर्भ में सत्य कथन है। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु है, पहला विकल्प है आपका। दूसरा यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ धातुएं जैसे आयोडीन आघातवर्धता का गुण प्रदर्शित करती है। बताएं जल्दी से, हाँ कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं आप सब लोग। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 39 की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर केवल कथन फर्स्ट सही है। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धक धातु है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। तन्यता के संदर्भ में विचार करें। धातुओं को पीट कर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। बताएं। देखिए मैंने आपको धातु और अधातु के गुण लिखवाया है दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाकर देख सकते हैं। ठीक, अगला कथन क्या है, चांदी सबसे तन्य धातु है। अब बताइए आप सभी लोग, कूट में केवल कथन फर्स्ट सही है कि केवल कथन सेकंड सही है कि फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है कि उपरयुक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए आप सभी को। सुपर फास्ट आंसर आप सभी का आना चाहिए दोस्तों। हाँ, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप सभी लोगों की क्लास 2 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, उसका टाइम और शेड्यूल बता दिया जाएगा। अगर आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, आपको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपका, इसका मैं आंसर बता दूं आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वह दोस्तों पहला कथन सही है। धातुओं को पीट कर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, तन्यता। लेकिन दोस्तों चांदी सबसे तन्य धातु नहीं है। तब क्या है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट किसका कमेंट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस संदर्भ में विचार करें। जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है। जंग भूरे रंग की परत है जो आयरन के ऑक्साइड बनने के कारण बनती है। तीसरा, जंग लगने से आयरन के भार में कमी हो जाती है। तो बताएं जल्दी से आप सभी लोग, सुपर फास्ट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अपनी कॉपी में स्टार बनाकर इस क्वेश्चन को जरूर छापें आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस संदर्भ में विचार करें आप। जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है। जंग भूरे रंग की परत है जो आयरन के ऑक्साइड बनने के कारण बनती है। और तीसरा, जंग लगने से आयरन के भार में कमी हो जाती है। बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवल कथन फर्स्ट व सेकंड सही है, तीनों कथन सही है। केवल कथन सेकंड सही है,
केवल फर्स्ट व सेकंड सही है। बताएं आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप सभी लोग बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही। ओके ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोहे की कील हो गई, पेंच हो गया, पाइप, रेलिंग आदि कुछ समय तक ये क्या करते हैं, वायु में खुला पड़ा रहने पर उनकी सतह पर क्या होता है दोस्तों, लाल या भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। और दोस्तों धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में क्या होते हैं, उतरने से धातु का नष्ट होना या संक्षारण कहलाता है। धातु क्या होती है दोस्तों, नष्ट होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। और दोस्तों लोहे के संक्षारण को ही जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे के संक्षारण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, लोहे के संक्षारण पर संक्षारण होना यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो भूरी परत जमती है लोहे पर जंग लगने पर, तो ये दोस्तों जंग किसका होता है, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। क्या किसका होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। क्या बनने के कारण दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होती है। और दोस्तों इससे क्या होती है, जो धातु होती है वह धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर क्या होती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है, उसका क्षरण हो जाता है, नष्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। कथन फर्स्ट व सेकंड सही है। जो तीसरा दोस्तों वह गलत है। जंग लगने से आयरन के भार में कमी हो जाती है। दोस्तों आयरन के भार में कमी नहीं होती है, जो उसका भार होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जंग लगने से भार में कमी नहीं होती दोस्तों, भार बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा प्रश्न है। देखें, एल्युमिनियम के संक्षारण के संदर्भ में विचार करें। एल्युमिनियम का संक्षारण वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव के कारण होता है। सेकंड नंबर, एल्युमिनियम के लिए संक्षारण फायदेमंद होता है। ए नंबर, केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 नहीं 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें। आप सभी लोग दोस्तों क्या कर सकें, पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एल्युमिनियम का संक्षारण, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी के उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। क्या बनने के कारण दोस्तों, तो ऑक्साइड बनने के कारण होता है। क्या बनने के कारण दोस्तों, ऑक्साइड बनने के कारण एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 42 का जो आंसर होगा वह दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट, एल्युमिनियम का संक्षारण वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, एल्युमिनियम के लिए संक्षारण फायदेमंद होता है, यह भी कथन सही है दोस्तों। इसी कारण आपका कथन नंबर सी यानी कि विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताते हुए चलें। और दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है ग्रीज या प्रिंट लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, या सद लेपन द्वारा। बताएं जल्दी से।
ए नंबर केवल कथन फर्स्ट व थर्ड सही है। बी नंबर कथन फर्स्ट सेकंड व थर्ड तीनों सही है। सी नंबर केवल फर्स्ट सही है। डी नंबर थर्ड सही है। बताएं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों। हाँ बताएं आप सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नंबर 43, हाँ इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका। हाँ इसका आंसर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये तीनों सही है दोस्तों, जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों सही है। ठीक है, तो इसी कारण आपका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा। धातुओं का संक्षारण रोकने के जो प्रमुख उपाय हैं दोस्तों वह क्या है। आप सभी को पता है कि पेंट का लेपन कर देना चाहिए या पेंट लगा देना चाहिए। ठीक है, पेंट कर देना चाहिए, ग्रीस या तेल लगा देना चाहिए, गैल्वेनीकरण भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक है, फिर दोस्तों क्या कर लेते हैं, विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन कर क्या कर दिया जाना चाहिए दोस्तों, मिश्र धातु बना लेना चाहिए। ठीक है, मिश्र धातु भी बना कर लेते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, संक्षारण से धातुओं को बचाने के उपाय हैं। ग्रीस या पेंट लगाकर, मिश्र धातु बनाकर या सदलेपन, ये सब दोस्तों क्या हैं, ये सब दोस्तों धातुओं के संक्षारण से बचाने के उपाय हैं। इसी कारण आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। आप सभी लोग हाँ ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें। आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं क्वेश्चन नंबर 44, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 44, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा। हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। बिजली के तार बनाने में तांबे का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों वह किसमें किया जाता है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों, बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तांबे का और भी महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजली के तार में तो बनाने का हो गया, लेकिन जितने भी दोस्तों विद्युत उपकरण होते हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है दोस्तों, तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो तांबे के तार होते हैं उनका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। और दोस्तों जो कृत्रिम गोल्ड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कृत्रिम गोल्ड होता है उसमें मुख्यतः उसके बाद आभूषण, मूर्तियाँ आदि बनाने में दोस्तों क्या किया जाता है, किसका दोस्तों, तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, क्या होगा, बी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। चलिए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कॉपर का मुख्य अयस्क है,
कॉपर का मुख्य अयस्क है, बताएं दोस्तों। बैकेलाइट है कि डोलोमाइट है कि कॉपर पायराइट है कि बेराइट है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सब लोग। कॉपर का, हाँ, कॉपर का मुख्य और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह प्रश्न तो आपके पेपर में, यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपने की इसकी प्रबल संभावना बन सकती है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके पेपर में इसकी जो छपने की है दोस्तों, प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। और दोस्तों आपकी जो क्लास है, अब आपकी क्लास का टाइम शेड्यूल, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपको, हाँ, आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, तो मैं आपको कमेंट, यानी कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम देख लेगी और आपको जोड़ देगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। और दोस्तों जो आपकी कक्षाएं हैं वो अब सुचारू रूप से प्रतिदिन आपकी चलेगी। जो टाइम शेड्यूल होगा दोस्तों वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बस आप सभी लोग अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए दोस्तों, जंग की तैयारी करने के लिए दोस्तों अब तैयार हो जाइए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब हर मैदान फतह होगा। अब हर मैदान क्या होगा दोस्तों? हाँ, अब हर मैदान को फतेह करना है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइट होता है। अब जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। आप सभी लोग ये चिंता मत करिए कि सर नाम नहीं ले रहे हैं, सर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए, आप काम करिए। नाम की चिंता मत करिए दोस्तों, काम करिए। ठीक है, और नाम तो अपने आप होता ही रहेगा। बस आप सभी लोग पेपर को धुआं करते रहें। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा। मैंने आपको लिखवाया है, आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइट। अब आपको कॉपर पायराइट का सूत्र बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी दोस्तों 16 नहीं है, 46 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बताएं दोस्तों। पहला विकल्प है तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, और विकल्प आपके सामने आ रहा है दोस्तों। बी नंबर क्या है? तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तीसरा क्या है? तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों में आवर्तता नहीं होती है। और डी नंबर दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप सब लोग छाप दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, आपकी क्लास का टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा। आप सभी लोग, हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या टाइम चलेगा, तो मैं बता दूं आपको। हाँ, अगर अभी आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे दोस्तों, तो आपको बकायदे वहाँ पे टाइम शेड्यूल मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है दोस्तों वह क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है दोस्तों वह क्या है आपका? वह दोस्तों क्या है? वह दोस्तों है तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं दोस्तों? आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के गुण उनके रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं दोस्तों? आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन दिया था। परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन दिया था रदरफोर्ड ने, बोरबरी ने, थॉमसन ने, मोजले ने। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं आप सब लोग, सुपर फास्ट कमेंट करें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं आप सब लोग। परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन दिया था
परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन दिया था? बताएं दोस्तों। रदरफोर्ड, बोरबरी ने, थॉमसन ने, मोजले ने। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि परमाणु मॉडल का प्रतिपादन दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों क्या कहा है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दोस्तों वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, बस आप सभी लोग दोस्तों अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए आप सभी लोग कि आप सभी लोग हर मैदान को फतह करें, हर पेपर को धुआं कर सकें दोस्तों। ठीक है, हाँ बस बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं, आप सभी लोग अपनी और संख्या को बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 47 का आंसर हो जाएगा वह आपका डी नंबर। परमाणु क्रमांक का जो प्रतिपादन है दोस्तों वह मोजले ने किया था। किसने दोस्तों? मोजले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोजले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोजले ने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? मोजले ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु क्रमांक है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल, और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 48 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों सभी को पता है दोस्तों। सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों। और परमाणु क्रमांक बराबर जो मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के और परमाणु क्रमांक, इनका सूत्र क्या बनता है ये भी कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों, सूत्र सहित। ठीक है, कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, कुछ पहले इस क्वेश्चन का आंसर की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो परमाणु क्रमांक होता है यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में कि प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है दोस्तों, यह नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? ठीक है, क्या होती है? हाँ थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, हाँ चलिए अब क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, एक परमाणु क्रमांक, एक तत्व का लिखिएगा, एक तत्व का, हाँ लिखिएगा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, परमाणु क्रमांक 30 है और द्रव्यमान संख्या 60 है। लिखिएगा दोस्तों, और द्रव्यमान संख्या 60 है। तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं, न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं और प्रोटॉनों की संख्या भी बताएं। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की बताना है। ठीक है दोस्तों, हाँ कमेंट करके छाप दीजिए आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम तड़ित झंझ की संकल्पना को स्पष्ट किया। न्यूटन ने दोस्तों कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि पास्कल ने कि मैक्सवेल ने। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस दोस्तों आप सभी लोग अपने तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए दोस्तों कि हर पेपर को आप सभी लोग धुआं कर सकें, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सर्वप्रथम तड़ित झंझन की जो संकल्पना है दोस्तों वह किसने स्पष्ट किया था दोस्तों, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अगला, किसी वस्तु का धनावेशित होना परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। और तीसरा है, विद्युतकरण के लिए उत्तरदायी कण प्रोटॉन है। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके छाप दीजिए आप सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सब लोग कमेंट करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा आपका? हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दोस्तों, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वह क्या होगा? देखिए इधर स्टेटमेंट भी दिया है, आप देख पा रहे हैं, इधर आपका आंसर है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही होता है। केवल कथन सेकंड और फर्स्ट सही है, ठीक है दोस्तों, केवल कथन आपका सेकंड और फर्स्ट सही है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? हाँ, उसके बाद किसी वस्तु धनावेशित होना परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 गुलाम, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 गुलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के समतुल्य होता है। तीसरा है आपका आवेश संरक्षण के नियम यह बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 51, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही, ओके। कथन 1 व 2 सही है कि केवल कथन थर्ड सही है कि उपरोक्त कथनों में से सही है कि केवल कथन फर्स्ट सही है? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 51 की बात किया जाए तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या होगा? सी नंबर। उपर्युक्त कथनों में से तीनों कथन सही है, उपर्युक्त कथनों में से तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52, तड़ित चालक के संदर्भ में विचार करें। तड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिससे किसी भवन के ऊपर लगाया जाता है। सेकंड, तड़ित चालक का उद्देश्य तड़ित से भवन की सुरक्षा करना है। बताएं केवल फर्स्ट सही है कि केवल सेकंड सही है कि फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए, आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताएं आप सब लोग जल्दी से। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग।
बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तड़ित चालक के संदर्भ में विचार करें आपसे लोग। अरे तड़ित चालक नहीं जानते हैं आप लोग? जो दोस्तों बिजली नहीं गिरती है, पानी बरसता है तो बिजली नहीं गिरती है, वह उसी को क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। तो बताएं जल्दी से, आप सब लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही ईजी सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। ओके ठीक है, देखिए चलिए अगले क्वेश्चन के बाद इसका, हाँ इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। देखिए तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है, ठीक है दोस्तों, जो किसी भवन अथवा टावर पर, ध्यान यहाँ तड़ित चालक, यहाँ तड़ित जो आपने देखा होगा तड़ित चालक, ध्यान से समझिएगा। जो बिजली चमकती है, ठीक है दोस्तों, बिजली जो चमकती है जिसको कहते हैं आप लोग बिजली गिर गई है, बिजली नहीं गिर गई है ऐसा आप कहते हैं जब बारिश होता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए दोस्तों ध्यान देना, उसको रोकने के लिए यानी कि तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे हम क्या करते हैं, किसी भवन या अथवा टावर के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है, और निचले सिरे को एक तार से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब तड़ित धरती की ओर आती है, यानी कि जब क्या होता है, बादल गरजता है, ठीक है, तो उससे करंट क्या होता है दोस्तों, आपस में बादल जब टकराते हैं तो करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो तो अलग की बातें हैं, फिर हमें आपको किसी वीडियो में उसमें समझा देंगे आपको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो आकाशीय बिजली होती है उसके बारे में किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होते हैं, जब तड़ित धरती की ओर आती है तो जो छड़ होती है वो दोस्तों क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, ठीक है, और उसी के जरिए क्या होता है दोस्तों, धरती में समा दिया जाता है, ठीक है। उसी के द्वारा क्या हो जाता है, उसी के द्वारा दोस्तों धरती में समा जाता है, ठीक है, जिससे भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है। जो भवन होते हैं दोस्तों उससे कोई क्षति नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूलाम का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हाँ पहले आप कूलाम का देखिए, कूलाम का नियम सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, आप सभी लोग अपनी कॉपी उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला, यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताएं जल्दी से, कथन 1 सही कह रहा है, कथन 2 सही है, कि कथन 1 व 2 सही है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, बहुत अच्छा लट्टू सा सिंपल सा सवाल है। हाँ बताएं आप से लोग, क्वेश्चन नंबर 53 बहुत अच्छा सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, जब तक दोस्तों पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करते रहें दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, सी नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सेकंड है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। इसी कारण जो आपका विकल्प है वह आपका विकल्प सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का जो बल है दोस्तों, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की जो दूरी है दोस्तों उसके वर्ग के क्या होती है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गुणनफल के क्या दोस्तों, अनुक्रमानुपाती, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का चालक है तांबा, ग्रेफाइट, लवणों का जली विलयन, हीरा। बताएं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 54। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका केवल बी नंबर सही हो जाता है, यानी कि तांबा, ग्रेफाइट और लवणों का जली विलयन यह विद्युत का चालक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हो चुका। 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, रबड़, कांच, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। बताएं दोस्तों,
कौन विद्युत का कुचालक है, यानी कि जो विद्युत धारा को एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित नहीं होने देता है, वही तो होगा कुचालक। तो जल्दी से कमेंट करके छाप दीजिए आप सभी लोग। सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट किसका कमेंट आता है। दोस्तों यहाँ पर आपका रबड़, कांच और ये प्लास्टिक, ये तीनों क्या है दोस्तों, विद्युत का कुचालक है, लेकिन आपका ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं है। इसी कारण आपका जो विकल्प है दोस्तों वह बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत धारा के संदर्भ में विचार करें। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है कि आपका बताएं जल्दी से कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दोस्तों 56 है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट आपका जो पहला है दोस्तों, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन अमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसी कारण आपका जो विकल्प हो जाएगा वह दोस्तों पहला सही हो जाता है, केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। दृश्य धारा कहते हैं वह धारा जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी दिशा बदल देती है। कि सेकंड नंबर वह धारा जो एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। कि तीसरा विद्युत सेल दृश्य धारा उत्पन्न करता है। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन नंबर आपका 57 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 57 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें, आप सभी लोग सुपर फास्ट कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जब तक दोस्तों पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप सभी लोग अपनी परीक्षा को, तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए दोस्तों कि आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकें और अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 का आंसर, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग बता रहे हैं। इसका आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है दोस्तों, सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल सही है। इसी कारण आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाता है। इसी कारण आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ए नंबर जो आपका विकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ही है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। बताएं, यह धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। भारत के विद्युत उत्पादन केंद्रों में प्रेषित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 है वह आपका सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट हुआ सेकंड, ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, लेक्लांसी सेल के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। बताएं जल्दी से। लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। इसमें कार्बन की क्षण ऋण ध्रुव की तरह, जस्ते की क्षण धन ध्रुव की तरह कार्य करती है। बताएं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो स्टेटमेंट है आपका पहला आया बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी कारण जो आपका विकल्प हो जाएगा वह कौन सा सही होगा दोस्तों, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 सेल के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, सेल यानी कि विद्युत प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना सेल का आवेशन कहलाता है। सेल को उपयोग में लाने पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। बताएं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो स्टेटमेंट आपका पहला है और दूसरा, यह दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। इसी कारण आपका जो विकल्प है वह सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप सभी को क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो दोस्तों
फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार हैं दोस्तों। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, वो सभी फिजिक्स के प्रैक्टिस के लिए तैयार रहें, ठीक है। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों की क्लास, बहुत ही जल्द आपकी कल क्लास आएगी, ठीक है। कल क्लास होगी दोस्तों, टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, चलते चलते आप सभी लोग के लिए मोटिवेशनल कोड है दोस्तों। शुरू करने के लिए दोस्तों आपको महान नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, महान नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू करके आपको महान बनना होगा। शुरू करके दोस्तों आपको महान बनना होगा। ये आपका और आपके माता पिता का सपना है दोस्तों। ये आपका और आपके माता पिता का सपना है कि आपको शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना है, लेकिन दोस्तों शुरू करके आपको महान बनना होगा दोस्तों। यह आपका और आपके माता पिता का सपना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी लोगों को, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सहयोग प्रदान करें दोस्तों, ठीक है। उन्हें भी बताएं, उन्हें भी क्लास में जोड़ें, जिससे कि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। खुद जुड़ें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको भी इस क्लास में बताएं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास को देखकर इस क्लास से लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास, एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप लाइव चैट में तो करते ही हैं दोस्तों, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यह आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों क्या आप सभी लोग मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं, कमेंट करके, लाइव चैट में नहीं दोस्तों, नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मैराथन क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार हैं, तो मैराथन की क्लास लाई जाए, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। और दोस्तों चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि अपने बड़ों का सम्मान करें, गरीबों को सम्मान करें दोस्तों, ठीक है। अपने माता पिता का सम्मान करें, ठीक है। छोटे भाई बहनों को प्यार दें दोस्तों, ठीक है। सभी का सम्मान करें, ठीक है। और दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान आप सभी लोग जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।